तो शॉशैंक जेल एक ऐसी जगह जहां से भागना मतलब बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो एक बहुत ही डिटेल समरी पर आधारित है। कहानी है एंडी की, एक कामयाब बैंकर जिसे अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद हो जाती है और उसे शॉशैंक भेज दिया जाता है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो कैसे बच निकला, बल्कि ये समझना है कि एक इंसान जो बाहर से देखने में शांत और शायद कमजोर लगता है, वो जेल के इस बेरहम माहौल में कैसे जिंदा रहता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है उम्मीद की, लेकिन उस उम्मीद की जो एक हथियार की तरह इस्तेमाल की जाए। हम देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे चट्टानों पर नक्काशी के लिए एक छोटा सा हथौड़ा या गार्ड्स को टैक्स बचाने में मदद करना, असल में एक 20 साल लंबी शतरंज की बिसात के मोहरे थे। सही बात है। ये कहानी इंसानी धीरज और दिमागी ताकत की एक मिसाल है। तो कहानी शुरू होती है एंडी के शॉशैंक पहुंचने से। एक अमीर बैंकर, 2 उम्र कैद की सजा। पुराने कैदी नए आने वालों पर शर्त लगा रहे हैं कि कौन पहली रात को सबसे पहले टूटेगा, कौन रोएगा। हाँ। रेड, जो कहानी का एक और अहम किरदार है, वो एंडी पर दांव लगाता है। उसे लगता है कि ये नाजुक सा आदमी पहली रात भी नहीं निकाल पाएगा। बिल्कुल। लेकिन उस रात जब बाकी सब डर से चीखते चिल्लाते हैं, एंडी की कोठरी से एक आवाज तक नहीं आती। और यहीं पर मुझे पहली बार लगा कि ये आदमी हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। ये बहुत जरूरी बात है। रेड का अंदाजा गलत साबित होता है और ये कहानी की नींव रखता है। शॉशैंक की दुनिया में ताकत का मतलब है शारीरिक बल। हाँ, ऊंची आवाज। बिल्कुल। एंडी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए सब रेड समेत उसे पहली नजर में कमजोर मान लेते हैं। वो उसकी असली ताकत को देख ही नहीं पाते। हाँ, जो उसके दिमाग और उसके सब्र में छुपी है। रेड की ये पहली गलती ही उसे एंडी को समझने के लंबे सफर पर ले जाती है। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एंडी रेड के पास जाता है और एक छोटा सा रॉक हैमर मांगता है, चट्टानों पर नक्काशी करने के लिए। रेड तो ये सुनकर हंस पड़ता है। हाँ, कहता है कि इसे सुरंग खोदने में तो 600 साल लग जाएंगे। और ये सिर्फ एंडी को कम आंकना भी ही था, ये शॉशैंक की मानसिकता थी। अच्छा। रेड की हंसी उस जेल की सच्चाई की आवाज थी जहां उम्मीद एक मजाक बन चुकी है। सही है। लेकिन एंडी के लिए उम्मीद कोई भावना नहीं थी, बल्कि एक रोज का काम था, एक अनुशासन। हर रात हथौड़े से थोड़ी और सुरंग खोदना। हाँ, ये जानते हुए कि मंजिल 20 साल दूर हो सकती है। वो हथौड़ा और बाद में मांगा गया एक्ट्रेस का पोस्टर, ये दोनों ही चीजें हैं। हाँ, ये दोनों ही उसकी योजना का दिल थी। एक सुरंग खोदने के लिए, दूसरा उसे दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए। और वो सिर्फ अपनी सुरंग पर ही काम नहीं कर रहा था, वो जेल के अंदर अपना दबदबा भी बना रहा था, अपने तरीके से। हाँ, अपने तरीके से। वो जो सीन है जहां कैदियों को छत पर टार लगाने का काम मिलता है, वहां एंडी एक बेहद क्रूर गार्ड हैडली को अपनी टैक्स की समस्याओं के बारे में शिकायत करते हुए सुनता है। और वो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे सलाह देने जाता है। ये तो बहुत बड़ा जुआ था, है ना? हाँ, गार्ड उसे छत से नीचे फेंकने ही वाला था। और बदले में उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दोस्तों के लिए बियर। ये एक मस्ट स्ट्रोक था। बिल्कुल। उस एक पल में उसने खुद को एक लीडर के तौर पर पेश किया। उसने सिर्फ गार्ड का भरोसा नहीं जीता, बल्कि अपने साथी कैदियों का सम्मान भी कमा लिया। उसने अपनी जानकारी को शॉशैंक की नई करेंसी बना दिया। हाँ, और इसी घटना के बाद उसे गार्ड्स की सुरक्षा मिलती है और बाद में जेल की लाइब्रेरी का काम, जो उसकी भागने की योजना के लिए एक महफूज अड्डा बन जाता है। लेकिन शॉशैंक में हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ लोगों के लिए ये सिस्टम उनकी आत्मा को ही खरीद लेता था, जैसा हमने ब्रुक्स के साथ देखा। हाँ, ब्रुक्स। वो 50 साल जेल में बिताने के बाद रिहा होता है, लेकिन बाहर की दुनिया उसे एक पिंजरे जैसी लगती है। वो एक खत में लिखता है कि कैसे सब कुछ बहुत तेज और डरावना है, और आखिरकार वो आत्महत्या कर लेता है। ब्रुक्स की कहानी इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। ये पहचान का मिट जाना है। 50 साल तक जेल ने उसे बताया कि कब सोना है, कब खाना है। उसने अपनी निर्णय लेने की क्षमता खो दी थी। बिल्कुल। आजादी, जो हमें सबसे कीमती लगती है, उसके लिए एक अंतहीन बोझ बन गई थी। इसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कहते हैं, जब सिस्टम आपको इतना तोड़ देता है कि आप उसके बिना जी ही नहीं सकते। और इसी सिस्टम के दूसरे छोर पर है वार्डन। हाँ, एक तरफ ब्रुक्स है जिसे सिस्टम ने तोड़ दिया, और दूसरी तरफ वार्डन है जो खुद सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहा है। वो कैदियों से मजदूरी करवाकर अवैध पैसा कमा रहा है, और एंडी से उस पैसे को एक फर्जी पहचान,
रैंडल स्टीवंस के नाम पर लॉन्डर करवा रहा है। बिल्कुल, एक तरफ है मनोवैज्ञानिक सड़न और दूसरी तरफ नैतिक सड़न। और एंडी इन दो भयानक सच्चाइयों के बीच फंसा हुआ है। हाँ, उसे जिंदा रहने के लिए इसी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। और फिर सालों बाद उम्मीद की एक असली किरण दिखाई देती है। टॉमी। हाँ, जेल में टॉमी नाम का एक नौजवान कैदी आता है। उसे एंडी के केस के बारे में पता चलता है और वो हैरान रह जाता है। क्योंकि उसे असली कातिल के बारे में पता होता है। हाँ, वो बताता है कि उसका पुराना सेलमेट ही असली कातिल था। इतने सालों बाद एंडी के पास अपनी बेगुनाही का जीता जागता सबूत था। और वो इस सबूत को लेकर वार्डन के पास जाता है। उसे लगता है कि अब इंसाफ होगा, कि सिस्टम अब काम करेगा। लेकिन वार्डन का असली चेहरा यहीं सामने आता है। अगर एंडी रिहा हो गया तो उसका पूरा भ्रष्टाचार का साम्राज्य ढह जाएगा ना। वो फर्जी आदमी, रैंडल स्टीवंस और सारा काला धन सब सामने आ जाएगा। सही बात है। वार्डन की ताकत इस बात पर टिकी है कि कैदी बेबस और निराश रहें। तो वार्डन टॉमी की गवाही को बकवास कहकर खारिज कर देता है। और जब एंडी जोर देता है तो उसे 1 महीने के लिए अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। वार्डन टॉमी से अकेले में मिलता है और उसे चुप रहने को कहता है। और जब टॉमी नहीं मानता तो वार्डन के इशारे पर गार्ड हेडली उसे गोली मार देता है। और कहानी बना दी जाती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। एंडी को जब यह पता चलता है, उसे समझ आ गया था कि कानून के रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं। ये कहानी का सबसे अंधकारमय मोड़ है। सिस्टम जिसे उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, उसी ने उसकी आजादी के आखिरी रास्ते को भी बंद कर दिया। टॉमी की हत्या सिर्फ एक गवाह को चुप कराना नहीं था। ये एंडी की उम्मीद की हत्या थी, कानूनी इंसाफ की उम्मीद की। और इसी पल में एंडी ये फैसला करता है कि अगर उसे इंसाफ चाहिए तो उसे अपना इंसाफ खुद करना होगा। अब खेल के नियम बदल चुके थे। 2 महीने बाद जब एंडी उस कोठरी से बाहर आता है तो वो एक बदला हुआ इंसान लगता है। वो रेड से मिलता है और मेक्सिको के एक शहर जिहुआतानेजो के बारे में बात करता है। रेड को लगता है कि एंडी टूट चुका है, कि वो शायद खुद को खत्म करने की बात कर रहा है। हाँ, और फिर एंडी रेड से एक अजीब सा वादा लेता है। वो उसे एक खास पत्थर की दीवार के बारे में बताता है और कहता है कि जब तुम रिहा होगे तो उस दीवार के नीचे तुम्हें एक बॉक्स मिलेगा। रेड को तो पक्का यकीन हो जाता है कि एंडी आत्महत्या करने वाला है। वो रात भर सो नहीं पाता। अगली सुबह जब गिनती होती है तो एंडी की कोठरी खाली होती है। पूरे जेल में सायरन बजने लगता है। वार्डन गुस्से में एंडी की कोठरी में आता है। और तभी एक पत्थर दीवार पर लगे एक्ट्रेस के पोस्टर पर लगता है और उसके पार चला जाता है। सब हैरान रह जाते हैं। वार्डन पोस्टर फाड़ता है और उसके पीछे एक सुरंग का मुंह होता है। रेड को वो छोटा सा रॉक हैमर याद आता है जो एंडी ने लगभग 20 साल पहले मांगा था। 20 साल? हर रात वो थोड़ा थोड़ा खोदता और मिट्टी अपनी जेबों में भरकर सुबह यार्ड में बिखेर देता। किसी को शक तक नहीं हुआ? नहीं। और भागने वाली रात उसने वार्डन के साफ किए हुए जूते और सूट अपनी जेल की वर्दी के नीचे पहने थे। और वो हथौड़ा उसने अपनी बाइबल के पन्नों को काटकर उसके अंदर छिपा रखा था। एक अविश्वसनीय रूप से धैर्यवान योजना। और उसका भागना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो उस सुरंग से निकलकर जेल के सीवेज पाइप तक पहुंचा। और फिर 5 गज तक गंदे पानी के पाइप में रेंगते हुए एक नदी में जा निकला। और फिर आजाद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भागना तो सिर्फ पहला कदम था। सही बात है। अगली सुबह एंडी एक के बाद एक कई बैंकों में जाता है। वो रैंडल स्टीवंस की फर्जी पहचान का इस्तेमाल करता है और वार्डन का सारा काला धन $3 लाख से ज्यादा निकाल लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने भागने से पहले वार्डन के दफ्तर से उसके भ्रष्टाचार के सारे सबूत भी चुरा लिए थे। वो उन सभी सबूतों को एक लिफाफे में डालकर एक स्थानीय अखबार को भेज देता है। जब पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने शॉशैंक पहुंचती है तो वार्डन अपनी तिजोरी खोलता है। उसे वहां पैसे नहीं बल्कि एंडी की बाइबल मिलती है और उसके पन्नों के बीच हथौड़े के आकार का एक कटआउट। ये समझते हुए कि खेल खत्म हो चुका है, वार्डन खुद को गोली मार लेता है। अदालती इंसाफ ने एंडी को निराश किया था, इसलिए उसने अपना इंसाफ खुद किया। काव्यात्मक न्याय? हाँ, उसने न सिर्फ खुद को आजाद किया बल्कि सिस्टम के भ्रष्टाचार को भी सबके सामने ला दिया। और कहानी के अंत में सालों बाद रेड भी पैरोल पर रिहा होता है। वो भी ब्रूक्स की तरह बाहर की दुनिया में अकेला और डरा हुआ महसूस करता है। वो भी आत्महत्या के बारे में सोचता है। लेकिन फिर उसे एंडी से किया वादा याद आता है। वो उस पत्थर की दीवार वाली जगह जाता है। उसे वो बॉक्स मिलता है जिसमें पैसे और एंडी का एक खत होता है। खत में लिखा था, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती। मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। और रेड उस पैसे से मेक्सिको पहुंच जाता है।
जब वो जियोआ तानेजो के नीले समुंदर के किनारे एंडी को देखता है तो ये सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग नहीं है। नहीं, ये उस उम्मीद की जीत है जिसका एंडी हमेशा प्रतीक रहा और जिसे रेड हमेशा नकारता रहा। रेड ने भी आखिरकार डर पर उम्मीद को चुना। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो बाहरी तौर पर भले ही कमजोर दिखाओ, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत थी। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत लंबे और धैर्य वाले खेल का नतीजा होती है। बिल्कुल। एंडी ने 20 साल इंतजार किया, हर दिन एक छोटा सा कदम उठाया और अंत में उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और अंत में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, हाँ, ये कहानी एंडी के भागने और उसके इंसाफ का जश्न मनाती है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, जब सिस्टम ही आपका दुश्मन हो तो इंसाफ और बदला लेने के बीच की पतली सी लकीर कहाँ होती है? एंडी ने जो किया, क्या वो इंसाफ था या एक शानदार बदला? एक कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है?